अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज हम कक्षा 8वीं के गणित विषय की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लर्निंग लेकर उपस्थित हैं। आज के हमारे गणित विषय के एक्सपर्ट माननीय अनिल खरे सर हैं। 8वीं के लेसन बीजी व्यंजक एवं सर्व समीकाएं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज पर विस्तार पूर्वक हम चर्चा अपनी प्रारंभ करें। इसके पूर्व मैं प्रमोद श्रीवास्तव आज के हमारे गणित विषय के एक्सपर्ट माननीय अनिल खरे सर और विषय को जानने के जिज्ञासु आप सभी विद्यार्थियों और उनके शिक्षकों का भावभीना स्वागत करता हूं। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि अपने स्लोगन के साथ आइए इस इम्पॉर्टेंट लर्निंग को बहुत ही विस्तार पूर्वक हम जानें और उसके लिए सम्मान के साथ आमंत्रित हैं माननीय अनिल खरे सर। गुड इवनिंग बच्चों। आज हम चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज पर चर्चा करेंगे। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द सब्जेक्ट, लेट वी डिस्कस व्हाट डू वी मीन एक्चुअली बाय एक्सप्रेशंस। मतलब विषय को प्रारंभ करने के पहले हम समझें एक्सप्रेशंस का मतलब क्या है। जैसे कि यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज शब्द आया है, ठीक है। तो you see, many of time we express ourselves without using a single word. For example, your happiness, sadness, your sorrow, and other feelings like anger can be expressed through your face or behavior. So is the case in maths here. मतलब कि बहुत से ऐसे अवसर होते हैं जब हम अपने आप को बिना शब्द कहे आपका फेस एक्सप्रेशंस जो है आपकी पीड़ा को, आपकी खुशी को, आपके गुस्सा को बता देता है, ठीक है। वैसा ही कुछ गणित में भी है। जैसे कि हम कुछ समय ऐसा आता है जब हम उसका हल नहीं जान पाते तो हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। सो लेट मी सी एस आई रीड फॉर यू, मेनी ऑफ टाइम्स we express ourselves without using a single word. For example, your happiness, sadness, your sorrow, and any other feeling like any anger can be expressed through your face or behavior. So is the case in maths here. ठीक है। यानी कि जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन में भी बहुत सारे अवसर ऐसे आते हैं जब हम बोल नहीं पाते, जहां तो भी क्या हुआ, प्रतिक्रिया तो आ जाएगी, प्रतिक्रिया चेहरे से आ जाएगी। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आपको 3 और 7 को जोड़ना है, तो आप 3 धन 7 नहीं लिखते, 3 धन 7 बराबर 10 होता है, आप सीधे वहां पर 10 लिख देते हैं, ठीक है। जैसे परंतु अगर आपको पूछा जाए कि x में 7 जोड़ दें तब क्या आएगा, तो x में 7 जोड़ने से क्या आएगा आप बता नहीं सकते, तो हम उसको व्यक्त करते हैं। और व्यक्त करने का तरीका क्या होता है कि हम जो साइन है, प्लस साइन x और 7 के बीच में लेकर प्रकट कर देते हैं। सो इफ यू हैव टू ऐड 3 and 7, you write 3 plus 7 is equal to 10. So 3 plus 7 will gives you 10. But if you have to add x and 7, what will be the sum? We do not know. So this addition is an expression. तो ये जो योग का तरीका होगा, ठीक है ना। If you have to add 3 and 7, you write 3 plus 7 is equal to 10, है ना, क्योंकि 3 और 7 जो होता है 10 होता है। परंतु अगर आपको x और 7 जोड़ना हो तो फिर हमको नहीं मालूम कि हम x धन 7 क्या आएगा, क्योंकि आपको x की वैल्यू नहीं मालूम। तो हम क्या करते हैं, ये बीच में x और 7 के बीच में ये धन चिन्ह लगाकर उस चीज को प्रकट कर देते हैं। और कैसे प्रकट करते हैं वो ऐसा हो जाता है, ये देखें, है ना, x plus 7। मतलब कि अगर कोई पूछे कि x और 7 का योग क्या आएगा, तो हम जैसे 3 और 7 का योग 10 आता है, उत्तर हमारा 10 होता है, 3 धन 7 नहीं होता। ठीक वैसे ही जब हमारे को x और 7 का योग की बात आती है तो x धन 7 हम कहेंगे कि x और 7 का योग x plus 7 आएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है एक्सप्रेशंस के, ठीक है ना। अनदर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू ऐड with a multiplication of 4 and x and y, multiplication of 4 and xy, 4x और y के गुणा में आप 7 जोड़ना चाहते हैं, 4
x और y का गुणा हो, 4 का x और y के साथ गुणा हो और उसमें 7 जोड़ने पर क्या आएगा, तो हम फिर नहीं बता पाएंगे, तो हम प्रकट करेंगे कि 4 गुना x और गुना y धन 7 आएगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशंस का उदाहरण है। ठीक है, तो हियर when we want to add, subtract, multiply or divide number and algebraic number, we express them by keeping the required operation in between them. मतलब जब हमको बीजीय अंकों और गिनती के बीच जोड़, घटाना, गुणा या भाग करना होता है, तो हम उनके बीच में जो हमको सही ऑपरेशन मतलब अभिक्रिया होती है, उसको चिन्ह लगा के हम उसको प्रकट करते हैं। इसलिए x धन 5, 3y ऋण 5, 4x धन 5, ये सब जो है आपके एक्सप्रेशंस के उदाहरण है, क्योंकि आप यहाँ ये एक्सप्रेस कर रहे हो कि x और 5 का योग क्या आएगा, ये y में 3 गुणा करके 5 घटाने से क्या आएगा वो हुआ, ये x में 4 का गुणा करके 5 जोड़ने पे क्या आएगा वो हुआ। तो इस तरीके से ऑल आर दीज द एग्जाम्पल ऑफ द एक्सप्रेशंस। अब हम देखेंगे कि किसी एक्सप्रेशंस को, जैसे संख्या रेखा से आप सब परिचित हो चुके हैं, संख्या रेखा पर किसी भी गिनती को आपको प्रकट करना है तो आपको आता है, मगर अब हमें कोई एक्सप्रेशंस को प्रकट करना है। जैसे कि मान लो आपको पूछा जाए कि संख्या रेखा पर x धन 5 बताइए, ठीक है, तो हमारी अगला पॉइंट होगा नंबर लाइन एंड एक्सप्रेशंस। इफ यू वांट टू शो x plus 5 on the number line, for that we took a number line। अब एक नंबर लाइन लेंगे, उस पर किसी भी एक निश्चित दूरी पर आप x बता देंगे। ये हमने माना कि कैपिटल X जो है वो बिंदु है जो हमारे x की दूरी को बताता है, और उसमें से हमको 5 जोड़ना है, तो उसके आगे 5 इकाई, 1 2 3 4 और 5 इकाई चलती है। ये हमने एरो मार्क से दिखाया कि ये तो टोटल डिस्टेंस x plus 5 इस तरीके से दिखाया जाएगा। x हमारा कोई भी बिंदु मान लेंगे हम, है ना, वेरिएबल है, जो अचर है ना, क्योंकि ये स्थिर नहीं है, x का मान नहीं मालूम, अगर x का मान जैसा जहां होगा उतनी दूरी पर आ जाएगी, तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। हमने हमको एक बिंदु ले लेते हैं और कोई एक बिंदु हमने ले लिया जिसको हमने x माना, और उससे 5 इकाई हम दाहिने चले गए। तो ये हमारा जो बिंदु है OP, OP हमारी OP बराबर x plus 5 बताएगा। अगर हमें दूसरा कोई एक्सप्रेशंस 4x plus 5 बताना है संख्या रेखा पर, तब हम कैसे करेंगे? तो हम फिर कोई एक दूरी को x मान लिया, 4x का मतलब क्या है, 4 गुना x। अब 4 गुना x जो है एक्चुअली 4x जो है शॉर्टकट है किसका, एडिशंस का। x धन x धन x धन x 4 बार करेंगे तो 4x आएगा। तो ये देखिए, एक x मान लीजिए, हमने कोई एक निश्चित दूरी मान ली x है, उतनी ही फिर से लिया x, दूसरा x, तीसरा x, 4x, और फिर 5 इकाई आगे चले तो हमारे पास में ये डिस्टेंस टोटल 4x plus 5 से बताया जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी एक्सप्रेशंस को संख्या रेखा पर प्रकट कर सकते हैं। अगली बात जो हमको यहाँ पर देखनी है वो टर्म्स, फैक्टर एंड कोएफिशिएंट्स है, मतलब पद, गुणांक और उसका गुणनखंड। ठीक है, तो अब जैसे इस एक्सप्रेशंस की बात करें, हमने मान लो 4x plus 5 की बात करी थी, तो उसमें 4x plus 5, तो 4x पहला पद कहलाएगा और 5 दूसरा पद कहलाएगा। तो दिस इज व्हाट वी हैव, टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोएफिशिएंट। इन द एक्सप्रेशंस 4x plus 5, 4x and 5 are known as its term। ठीक है, मतलब बीजीय व्यंजक 4x धन 5 में 4x और 5 को उसके पद कहलाएंगे।
क्योंकि इसमें दो पद हैं इसलिए दो पदीय व्यंजक भी कहलाता है। एंड द नंबर्स इज नोन एज द कोएफिशिएंट, उसमें जो नंबर है अंक अंक वो उसके गुणांक कोएफिशिएंट्स कहलाएंगे, यानी गुणांक। तो इसका पहले पद का गुणांक 4 है और दूसरे पद का गुणांक 5 है। ठीक है, 4x इज वन ऑफ द टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन 4x प्लस 5 एंड द सेकंड टर्म इज 5 इन इट। अब इस व्यंजक में दो पद हैं 4x और 5, तो 4x पहली पद है और 5 दूसरा पद है। ठीक है, जहां पर पहले पद का गुणांक 4 है और दूसरे पद का गुणांक 5 है। नाउ द फैक्टर ऑफ 4x एंड r 4 एंड x, अब 4x के गुणनखंड करें तो वो 4 और x होंगे और दूसरे पद 5 के गुणनखंड 5 गुना 1 ऐसा लिखा जा सकता है। सो नाउ द फैक्टर ऑफ 4x आर 4 एंड x, as you are familiar about the factor of the number। पिछली कक्षाओं में आप किसी संख्या के गुणनखंड निकालना सीख चुके हैं। तो 4x के गुणनखंड क्या है? 4 और x, और दूसरे पद में 5 है तो 5 गुना 1 या 5 और 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में आज हम जो चर्चा करने वाले हैं एक पदी, द्विपदी और बहुपदीय व्यंजक पर बात करेंगे, जिन्हें कि हम मोनोमियल, बाइनोमियल और पॉलिनोमियल्स के नाम से जानेंगे। An expression having a single term is known as a monomial। मतलब यदि किसी बीजीय व्यंजक में केवल एक ही पद है तो उसे हम एक पदीय या मोनोमियल कहेंगे। किसी बीजीय व्यंजक में अगर दो पद हैं तो वह द्विपदी यानी बाइनोमियल कहलाएगा, और यदि तीन पद हैं तो ट्राइनोमियल। अब जैसे कि हमारे हिंदी और संस्कृत में एक वचन और बहुवचन होता है, ठीक इसी तरीके से गणित में भी हमारे पास या तो एक पद होगा, और जैसे हम द्विपदी तो हिंदी में हम बात कर रहे हैं तो हमारा दो पदी भी बहुपदी कहलाएगा और तीन पद का एक्सप्रेशन भी वही कहलाएगा। सो एन एक्सप्रेशन हैविंग अ सिंगल टर्म इज नोन एज अ मोनोमियल। अब जैसे उदाहरण है, मैं सिर्फ लिख देता हूं x, तो ये एक पदी है। मैंने लिख दिया 4x, तो 4x भी एक पदी है। x अपॉन 2, x स्क्वायर, x रेज़ टू पावर 5, ये सभी एक पदी हैं। क्योंकि अच्छा, पता कैसे चलेगा एक पदी या दो पदी है? तो जब दो किसी व्यंजक में पदों का विभाजन धन या ऋण चिन्ह से होगा, जैसे कि अपन ने यहाँ पिछले बात में देखा था 4x प्लस 5, तो इसलिए 5 उन दोनों पदों को सेपरेट कर रहा था। पहला पद 4x था, दूसरा 5 था। यहाँ पर जो कोई प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ घटाना कुछ नहीं है, तो ये सिर्फ गुणा के रूप में है। जैसे x की पावर 5 मतलब x गुणा x गुणा x गुणा 5 बार होगा, तो इसका एक रिजल्ट ही एक ही आएगा। तो ये हमारे एक पदी के उदाहरण थे। x 4x, x अपॉन 2, x स्क्वायर, x टू 5 आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द मोनोमियल, है ना, क्योंकि इनमें केवल एक ही पद है। दूसरा उदाहरण जो है, अगर हम देखें कि ये है 2x प्लस 5 या x अपॉन 2 प्लस 7y, ये उदाहरण द्विपदी के हैं। धन चिन्ह से इन दो पदों का अलग अलग विभाजन हो रहा है। यहाँ भी x अपॉन 2 एक पद है और 7y दूसरा पद है। ठीक है, तो when an expression having two or more terms, है ना, they are known as polynomials। अगर दो टर्म है तो उसको हम बाइनोमियल बोल सकते हैं, और तीन टर्म है तो स्पेसिफिक नाम उसका ट्राइनोमियल होगा। जैसे तीन पदी का एक उदाहरण जो है a प्लस बी प्लस सी, तो एक पद, दूसरा पद और तीसरा पद है। अब ये एक देखें, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ए ट्राइनोमियल, यानी तीन पदी। तो अभी हमने जो देखा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फिर हमने पद देखे, फिर कोएफिशिएंट्स देखा। इसके बाद में हम बीजीय व्यंजकों के जोड़ घटाना शुरू करें, उसके पहले हमको जानना होगा कि लाइक और अनलाइक टर्म क्या है ना, समान पद और असमान पद। क्योंकि जब हमें बीजीय व्यंजक को जोड़ना होगा तो हम सिर्फ लाइक पदों को ही जोड़ते हैं। तो लाइक टर्म्स में जैसे एक एग्जांपल आपको दिया जाए कि टर्म्स जैसे कि 4x, 7x, माइनस 13x, इनमें आप देखें कि गुणांकों को छोड़ दें तो बीजीय नंबर मतलब एल्जेब्रिक नंबर जो है वो समान है, क्योंकि ये भी x है, यहाँ भी x, यहाँ भी x है। तो टर्म्स लाइक 4x, 7x, माइनस 13x आर नोन एज लाइक टर्म। इसी तरीके से आप देखें 3x स्क्वायर और 5/2 स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इज अनदर एग्जाम्पल किसका, जो है लाइक टर्म का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी जगह x स्क्वायर है। गुणांक कोएफिशिएंट्स कुछ भी हो, परंतु बीजीय जो नंबर है एल्जेब्रिक नंबर वो एक जैसा है। ठीक है, तो वो हमारे लाइक टर्म कहलाएंगे।
दूसरी तरह अगर हम देखें कि अगर मैं उदाहरण लेता हूं 2x 5y, अब ये एक पदी तो है क्योंकि इनमें धन ऋण चिन्ह से कोई ये बीच में इनके बीच में गुणा है, इनके बीच में गुणा है, एक पद ही है, पर ये अनलाइक टर्म है, असमान पद है, क्योंकि यहाँ पर बीजीय नंबर हमारा x है, जबकि यहाँ पर y है, मींस यहाँ एल्जेब्रिक नंबर इज x, हियर इज y, सो ये अनलाइक टर्म। इसी तरीके से 2x² भी उनसे अलग है, और -3xy इज ऑल्सो, सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म में गुणांक अलग हो सकते हैं, मगर उनमें बीजीय नंबर जो होता है एल्जेब्रिक नंबर, वो एक जैसा होगा। तीसरी चीज जो हम अब देखेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। किसी बीजीय व्यंजक को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना सीखेंगे। जब हम पहली बात करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के एडिशन और सब्ट्रैक्शंस का, बीजीय व्यंजक को जब हम जोड़ेंगे तो हम हमेशा लाइक टर्म्स को जोड़ेंगे। एक उदाहरण दिया जा सकता है कि जैसे आपसे पूछा जाए कि 4 पेन है और 5 पेन और आ जाएं तो कितने हो जाएंगे, तो आप बताएंगे 4 पेन 5 पेन 9 पेन हो गए, क्योंकि आपने पेन से पेन को ही जोड़ा। और जब जोड़ रहे हैं तो पेन पेन 4 बार या 9 बार नहीं बोला है, हमने उनके गुणांकों को जोड़ा है। मतलब जब हमें कोई दो बीजीय व्यंजक को, जो कि पेन से पेन ही जुड़ेगा, अगर मैं बोलूं 4 पेन और 5 किताब तो कितना हो गई, तो आप ना किताब की गिनती 4 5 9 बोल सकते हैं, ना पेन की गिनती बोल सकते हैं, क्योंकि ये दो अलग चीजें हैं। तो आप जब व्यंजक के एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं, मतलब लाइक टर्म्स की, तो इसे इसी तरीके से ले रहे हैं। तो यानी 4x + 5x जब हम ऐड करेंगे तो 9x आएगा, क्योंकि 4x और 5x को ऐड करते समय हम उनके गुणांकों को जोड़ते हैं। इसी तरह से घटाते समय भी हम उनके गुणांकों को ही घटाते हैं। मतलब अगर 5x - 4x करना है तो 5 ऋण 4 से जो आता है वो 1, तो हमारा इसलिए 5x - 4x 1x आएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी हैव, addition and subtraction of an algebraic expressions. In addition or subtraction of the algebraic expressions, we add or subtract the like terms of the expressions. As an example, अब हम देखेंगे, मतलब जब हमें किसी बीजीय व्यंजक को जोड़ना या घटाना होगा तो हम उसके जो है गुणांकों को जोड़ेंगे, और इनका जोड़ मतलब लाइक टर्म का ही जोड़ होगा। जैसे 2x और 5y मिलके आप 7xy या 7x या 7y नहीं बोल सकते, इन्हें जोड़ना है तो सिर्फ इसके बीच में प्लस साइन ही लगेगा। अनलाइक टर्म को जोड़ने के लिए हमें सिर्फ हम बोलेंगे कि 2x और 5y का सम 2x + 5y होगा। ना तो हम इसको 7x बोल सकते, ना 7y बोल सकते, ना 2xy बोल सकते, ना 5xy बोल सकते, ना 7xy बोल सकते। So that is why whenever we have to add the algebraic terms, we add always the like terms, and when we want to add or subtract, we add or subtract their coefficient. जब हम जोड़ते घटाते हैं तो उनके गुणांकों को जोड़ते घटाते हैं, और ये जोड़ घटाना जो है समान पदों में होगा, लाइक टर्म्स में होगा। एक हम उदाहरण देखते हैं जिससे हम और इस बात को स्पष्ट कर पाएंगे। जैसे कि अब हमें 7x² - 4x + 5 एंड 9x - 10 को जोड़ना है। तो आप ये देखें कि पहले हमने 7x² - 4x + 5 लिखा, और इसमें 9x है जो, और ये 4x लाइक टर्म है, तो हम क्या लिखेंगे, विल राइट लाइक टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन टुगेदर वन बिलो द अदर। मतलब उनको साथ साथ लिखेंगे और एक दूसरे के नीचे रख दिया। जैसे -4x के नीचे मैंने 9x लिखा, और ये एक यहाँ पर x नहीं है, एक्चुअली x⁻0 बोल सकते हैं हम, या यहाँ बोल दें ये x से मुक्त टर्म है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास 10 है जो x से मुक्त टर्म है, उन दोनों को साथ लिखा। और जोड़ते समय या घटाते समय हमको उनके गुणांकों में जोड़ घटाना करना है। तो ये 7x², चूंकि यहाँ कोई x² नहीं था इसलिए 7x² आ गया। अब ये 9x है और ये -4x है, तो 9 में ऋण 4 जोड़ना यानी घटना ही है, तो 9 में से 4 घट गया, क्योंकि ऋण का जोड़ना घटना ही है, तो हमारे पास 5x आ गया। इसी तरीके से ऋण 10 में 5 का जुड़ना हुआ, नेगेटिविटी ज्यादा है तो इफेक्ट भी नेगेटिविटी का रहा आया। -10 तो टोटल रिजल्ट 10 में से 5 गए, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, ऋण 10 में से 5 गए तो 5 बचे, पर ऋणात्मक बचे, नेगेटिव बचे, तो हमारे पास आंसर आ गया 7x² + 5x - 5। So this is the sum of 7x² - 4x + 5 and 9x - 10। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। Add 7xy + 5yz - 3zx and 4yz +
9zx minus 4y and minus 3xz plus 5x minus 2xy। तीन एक्सप्रेशन, पहला एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन, तीसरा एक्सप्रेशन, इन्हें जोड़ना है। तो वही बात, पहले हमने एक्सप्रेशन लिख दिया 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx। अब इसके बाद में दूसरे टर्म को जब लिखते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि लाइक टर्म एक दूसरे के नीचे हो, जैसे कि 4yz, ये 4yz को हमने 5yz के ही नीचे लिखा, ठीक है। इस टर्म में xy कहीं नहीं है, इसलिए xy से परे लिखा और जोड़ का निशान लगाया क्योंकि हम योग कर रहे हैं। तो हमारे पास में आ गया 4yz, फिर 9zx है तो हमने zx के नीचे रखा। जैसा कि मैंने बोला था, लाइक टर्म में कोएफिशिएंट्स कुछ भी हो सकते हैं, पर एल्जेब्रिक टर्म्स वहां पर जो है वो समान होना चाहिए। तो 9zx आ गया और माइनस 4y चूंकि यहाँ नहीं है तो उसको हमने फिर से सेपरेट रखा। तीसरी टर्म में हमारे पास में xz है, तो हमने जो xz को जो है यहाँ रखा है xz के नीचे। 5x चूंकि इस टर्म में कहीं भी दूसरी टर्मों में 5x नहीं, इसलिए उसको सेपरेट रखा और 2xy को पहले लिख दिया क्योंकि हमारे पास पहले जो पहले पद में पहले 7xy था विथ प्रॉपर साइन, माइनस 2xy था तो माइनस 2xy इसके नीचे रख दिया। अब इन तीनों का जोड़ करने के लिए, चूंकि ऋण का जोड़ना घटना ही है, इसलिए 7xy से 2xy घटाते समय हम गुणांकों को घटाते हैं, तो 7 में से 2 गया तो 5, जोड़ना है परंतु नेगेटिव जोड़ना हुआ, इसलिए रिजल्ट हमारा 5 आ गया। तो 5xy, 4 और 5 चूंकि दोनों धनात्मक है तो 9yz हो गया। अब ये 3 xz और ये 3 xz, दो नेगेटिव जोड़ के टोटल रिजल्ट नेगेटिव 6 हुआ। 6 में और ये पॉजिटिव कितना हमारा 9 है, तो 9 में से 6 ऋण घटा क्योंकि ऋणात्मक जोड़ना घटना ही है, तो 3 बचा, तो 3 zx आ गया। फिर बाद में 5x और माइनस 4y को वैसा ही रख दिया। यहाँ एक बात नोट करने की है कि माइनस 4x इज in the second expressions and 5x in the third expressions, है ना, are carried over as they are there। मतलब दूसरी पद का जो है माइनस 4x और तीसरी पद का 5x को ज्यों का त्यों वहां पर योग में जोड़ दिया है, क्योंकि वो उनके और लाइक टर्म वहां पर नहीं, उस पद में, उस एक्सप्रेशन में, उसके टर्म में लाइक टर्म्स वहां पर समान पद नहीं है, इसलिए इस तरीके से हमारा ये जोड़ आ गया। तो इस तरीके से हमने एल्जेब्रिक टर्म का योग करना सीखा। एक उदाहरण हम सब्ट्रैक्शंस का भी देख लेते हैं, जब हमें एक बीजीय व्यंजक से दूसरे बीजीय व्यंजक को घटाना है। तो एक उदाहरण ये है, सब्ट्रैक्ट 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3, इसको घटाना है। किससे घटाना है? 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y से घटाना है। तो इससे घटाना है तो इसको पहले लिखा जाएगा, तो ये लिख दिया 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y, और जो टर्म घटाना है वो यहाँ लिखी नीचे। अब वही फिर बात की, सिमिलर टर्म्स जो है लाइक टर्म को एक दूसरे के नीचे लिखेंगे, इसलिए 7x स्क्वायर के नीचे हमने 5x स्क्वायर लिखा। 4xy तो हमारे पास में जो है ये है 4xy, परंतु हमारे को जिस टर्म को घटाना है उसमें हमारे पास xy नहीं है, इसलिए उस टर्म को छोड़ दिया। तीसरी टर्म हमारी 8y स्क्वायर है, हमारी घटाने वाले टर्म में माइनस 4y स्क्वायर है तो माइनस 4y स्क्वायर लिख दिया। फिर जिस टर्म को 5x पहली टर्म में नहीं है, जिसको हमको जिससे हमें घटाना है, ठीक है, तो हमारे पास में 5x तो खाली रहा, माइनस 3y और यहाँ पर 6y है तुम्हारे पास में, देखो ये 6y और ये 3y तो एक साथ लिख दिए। माइनस 3 स्वतंत्र टर्म है जो कि यहाँ अलग सेपरेट लिख। अब घटाने के वक्त पे हमको फिर से चूंकि घटाना है तो माइनस साइन आया, तो 7 में से 5 गया तो 2x स्क्वायर हुआ। अब ऋण का ऋण होना मतलब धन है, इसलिए याद रखिए जब घटाने के समय पे चिन्ह बदल जाते हैं, क्योंकि ऋण का ऋण करना, ऋण को ऋण करना मतलब धन हो जाएगा, आप जानते हैं। तो 8 और 4 जोड़ के 12y स्क्वायर हो गए, 5x ज्यों का त्यों रहा। अब ये फिर से धन चिन्ह था तो वो घटा तो माइनस हुआ, तो ये हमारे पास 6 और 3 ऋण 9y हो गए, और ये इसका चिन्ह फिर से बदल गया तो ऋण का धन हो गया, मतलब घटाते समय चिन्ह बदल जाएगा। ऐसा टीचर बोलते क्यों है? क्योंकि ऋण का ऋण करना धन हो जाएगा, धन का ऋण करना मतलब ऋण हो जाएगा, ऋण का ऋण करना धन हो जाएगा, ये बात होगी। तो हमारा आंसर आ गया 2x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 12y स्क्वायर माइनस 5 प्लस 5x माइनस 9y प्लस 3। अब इतनी बात जानने के बाद में आप प्रश्नावली 9.1 को हल कर सकेंगे। तो 9.1 प्रश्नावली में
जो सवाल हैं उन पे हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि पहला सवाल है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द मोनोमियल। इन पदों के आपको गुणा ज्ञात करने हैं। जैसा पहला उदाहरण है आपके पास में 4 into 7p, तो सीधा सीधा 4 7 जा 28 p 28p हो जाएगा। दूसरा हमारे पास में -4 p इंटू 7p है, 4p इंटू 7p, तो 4 सत्ते 28 और p इंटू p एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जैसा कि आप जानते हैं इंटीग्रल लॉ से घातांक के नियम से उसकी घात जुड़ जाएगी तो p की पावर 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से पहले सवाल में आपको गुणांकों का बीजीय पदों का गुणा करना है, जो कि आप जान जाएंगे। दूसरे पद में बाइनोमियल्स का गुणा है, वो अपन ने चर्चा कर चुके हैं। तीसरी में एक टेबल दी हुई है, यहाँ एक टेबल दी है जिसमें कि आपको कुछ पद रो में और कुछ कॉलम के रूप में लिखे हैं और इनका गुणा उनके सामने लिख रहा है। मतलब जैसे अगर यहाँ हमें 4x² कैसे आया, 2x इंटू 2x, 2 गुणा 2 4 और x और x की पावर जुड़ के x की पावर 2 हो गई। तो कैसे लिखा जाएगा, जिस नंबर को जिसके साथ गुणा करना, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू मल्टीप्लाई 4xy बाय 5, तो रो हेडेड बाय 4xy एंड कॉलम हेडेड बाय 5x जहां होगा, मतलब जो जहां रो 4x से शुरू हो रही है और 5x से कॉलम वाला, तो इसका जो यहाँ पर मिलन बिंदु होगा वहां पर उसका आंसर लिखा जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन टेबल कहलाती है, इसे आप सीख लें, आगे कॉलेज तक में इसका काम आता है, जब इसी के माध्यम से बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है आप आगे कम्यूटेटिव लॉ, असिस्टेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वगैरह वगैरह जो आप आगे पढ़ेंगे उसमें काम आएगा। तो इस तरीके से whenever we have to find out the product of the two numbers, we'll write their answer. फॉर एग्जाम्पल ये रो ये कॉलम है, तो रो हेडेड एंड कॉलम हेडेड बाय नंबर जहां पर होगा वहां पर उसका आंसर लिखा जाएगा। फिर बाकी के सवालों में वही बात है, आप देख लें, गुणा ज्ञात करना है ट्राइनोमियल्स का, तो 3 पदों का गुणा, तो उसको समझने के लिए हम दूसरे उदाहरण पर चर्चा कर लेते हैं पहले, फिर हम एक्सरसाइज के आप बन जाएंगे। जैसे एक उदाहरण है, मल्टीप्लाई करने के लिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 और मोर मोनोमियल, 3 मोनोमियल है, मोनोमियल मतलब एक पदी, 4xy एक पद है, दूसरा पद है 5x² y² और तीसरा पद है 6x की पावर 3 y की पावर 3, इनका गुणा करना है। हमने चर्चा कर चुके हैं कि जब हमें जोड़ घटाना या गुणा भाग करना होगा बीजीय व्यंजक में, तो हम उनके गुणांकों का गुणा जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं। हमें यहाँ गुणा करना है, तो 4 गुणा 5 गुणा 6, 4 पंचे 20 और 20 6 120, तो 120 आ गया। और x की पावर ये 1 और x की पावर 2 और x की पावर 3 साथ साथ लिख ली। इसी तरीके से y की पावर 1, y की पावर 2 और y की पावर 3 साथ साथ लिख ली। ठीक है, ऑल दी x आर रिटन हियर टुगेदर एंड y टुगेदर। अब इंडिसेस लॉ से पावर जुड़ जाती है, तो 1 धन 2 3 3 धन 3 6, तो यहाँ ये आ गया 1 धन 2 धन 3 और y की पावर 1 धन 2 धन 3, तो x की पावर 6 y की पावर 6, तो हमारा उत्तर आ गया 120 x पावर 6 y पावर 6। सो दिस इज द वे वी कैन, इस तरीके से हम जो है मोनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशंस कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ तीनों पदें मोनोमियल थी, मगर अगर आपको एक एक पदी को बहुपद से गुणा करना है, तो दूसरा उदाहरण यहीं पर हमने किया है, मल्टीप्लाइंग ए मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल, मतलब एक पद का 3 पदी से गुणा। देखिए ये एक पद है और ये 3 पद है, 1 2 3। मैंने आपको बताया कि हम पदों को जो उनका सेपरेशन है उनका अलग कैसे होगा, या तो यहाँ पर धन या ऋण चिन्ह से उन पदों का पता चल जाएगा कि वो पहला वहां से पद का मतलब अच्छा अलग हो जाएंगे वो। तो देखो 3p इंटू 4p² प्लस 5p प्लस 7। सो वन मोर रूल इज, आप जानते हैं हालांकि कि अगर कोई संख्या ब्रैकेट के बाहर है तो उसका गुणा ब्रैकेट के अंदर की सभी पदों से होता है। दैट इज व्हाई दिस 3p इज आउट ऑफ द ब्रैकेट, सो व्हेन वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई विद दिस 3p ईच एंड एवरी टर्म व्हिच इज इनसाइड द ब्रैकेट। तो देखो यानी उसका 3p का 4p² से गुणा हुआ, फिर धन चिन्ह आया, 3p का 5p से गुणा हुआ, फिर धन चिन्ह आया और 3p का 7 से गुणा हुआ। अब फिर हमने जान गए हैं कि जब हमें पदों का जोड़ घटाना गुणा भाग करना होता है, तो हम उनके गुणांकों में जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं लाइक टर्म्स के साथ में। तो इसलिए 4 तिया 12 और p की पावर 2, मतलब हमारा ये बीजीय मतलब इंडिसेस लॉ से घातांक के नियम से घातें जुड़ जाती हैं, इसकी घात 1 होती है। मैंने आपको बताया कि अगर कोई संख्या के ऊपर कोई पावर नहीं लिखी है, मतलब बीजीय व्यंजक पे, तो उसकी पावर 1 होती है। इसमें भी 3 की पावर भी 1 ही है एक्चुअली कहा जाए तो 3 चौके 12, p की पावर 1 और 2 मिलकर p की पावर 3 हो गई, 3 पंजे 15, p की पावर 1 और p की पावर 1 मिलकर जुड़ के p की पावर 2 हो गई, 7 या 21 p अकेला आ गया। तो आपका आंसर आ गया
12p क्यूब प्लस 15p स्क्वायर प्लस 21p। तो इस तरीके से इसके बाद में आप जो है प्रश्नावली 9.2 और 9.3 कर पाएंगे। प्रश्नावली 9.2 में आपके पास में जो है, अब देखें, जैसे पहला सवाल है कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन, इनका गुणा करना है। तो देखो ये मोनोमियल का बाइनोमियल से गुणा है, ये मोनोमियल का बाइनोमियल से गुणा है, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं। ये दो एक्सप्रेशंस में मोनोमियल का ट्राइनोमियल से गुणा है। तो जैसा आपने पिछली क्लासों में करा है, ब्रैकेट से ब्रैकेट गुणा, बीजीय व्यंजकों, बीजीय बीजगणित में आपने थोड़ा सा पार्ट में वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद में जो है मोनोमियल्स के गुण है। ये मेरा ख्याल है कि अब आपसे प्रश्नावली 9.3 भी बन जाएगी। एक उदाहरण मैंने, जो आपको थोड़ा टफ लगता है इसमें, तो मैंने ले लिया है फाइंड द प्रोडक्ट। जैसे जब हमारे पास भिन्नात्मक संख्या आती है तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, इसलिए शायद ये देखें 10/3 pq स्क्वायर इंटू 6/5 p⁵3q का मल्टीप्लिकेशन करना। ठीक है, तो हमने फिर से वही, जब बीजीय व्यंजकों में पदों का गुणा करते समय उनके गुणांकों का जोड़ घटाना गुणा भाग किया जाता है, तो इसलिए इनका गुणा किया हमने 10/3 और 6/5। 5 से 5 दूनी 10, 3 से 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये आ गया। और pq⁵3 ये लिखा है आपका, और दूसरा p⁵3q आ गया, ये आ गया। अब फिर से p⁵3 और 1 मिलके जुड़ जाएगी गुणा में। इंडिसेस लॉ से जब गुणा होता है तो घातें जुड़ती हैं, तो समान पदों की वो भी है ना, तो 3 और 1 4, और q⁵3 और q⁵1 मिलके q⁴4 हो गई। तो दिस इज द वे यू कैन। अब आप जो है 9.3 प्रश्नावली को भी हल कर पाएंगे, जिसमें कि बीजीय व्यंजकों का गुणा है। इसके बाद आगे जो सवाल है 9.3 में, चौथा 5वें सवाल में, तो वहां पर द्विपद का 3 पदों से गुणा है। ठीक है, तो उसका भी एक हमने उदाहरण ले लिया है, मल्टीप्लाइंग ए बाइनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल। जैसे a⁻7 का गुणा a² प्लस 3a, 3a, a3 है, ये 3a है एक्चुअली, प्लस 5। ठीक है, तो जब हमको दो कोष्टकों का गुणा करना होता है, दो जो टर्म कोष्टक में है, तो आप ध्यान रखें कि पहले कोष्टक की पहली टर्म का कोष्टक से गुणा होगा, फिर पहले कोष्टक की दूसरी टर्म का कोष्टक से गुणा। जैसे देखो, whenever you have to multiply a plus 7 by a square plus 3a plus 5, so the first term of the first bracket will multiply the bracket first, and the second term of the first bracket will multiply the bracket। तो देखो, a का गुणा हुआ a² plus 3a plus 5, फिर ये वाला चिन्ह के साथ लीजिएगा, धन 7 का गुणा होगा a² plus 3a plus 5। और आप जानते हो फिर से वही बात कि अगर कोई पद कोष्टक के बाहर है, गुणा के साथ है, तो उसका फिर से प्रत्येक पद से गुणा होता है। तो a का a² से गुणा, a का 3a से गुणा, a का 5 से गुणा, फिर दूसरे पद में 7a², क्योंकि धन चिन्ह है तो धन चिन्ह है, सभी जगह धन है तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये 7a का a² से गुणा, फिर 7 का 3a से गुणा, और 7 का 5 से गुणा। अब a का a² से गुणा, घातांक के नियम से इनकी घातें जुड़ गई, तो a की घात 3 हो गई। 3a इंटू a की घात 1 और a की घात a जुड़ के a² हो गया, 3a² हो गया। 5 इंटू a 5a हो गया, 7a² आया इसमें, और 7 या 21 a आया, और 7 × 35 आया। इसके बाद में जो ग्रीन और ब्लू मार्क से बता दिए कि लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ पर 3a² आ रहा है, यहाँ पर 7a² आ रहा है, तो इनका योग हो जाएगा। इसी तरीके से 5a और 21a का योग हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने a⁵3 और इन दोनों को साथ साथ लिख लिया, 3a² plus 7a² और 5a plus 21a एंड 35 सेपरेट। 3a² plus 7a² ने आपको 10a² दे दिया, और 5a और 21a ने 26a दे दिया, और 7 5 35। तो दिस इज योर आंसर। इन दिस वे हमने क्या सीखा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बाइनोमियल बाय ट्राइनोमियल। अब यहाँ ट्राइनोमियल होता तो इसके तीनों पदों का ब्रैकेट से गुणा करते, पहले पद का ब्रैकेट से गुणा, दूसरे पद का ब्रैकेट से गुणा, तीसरे पद का ब्रैकेट से गुणा, और फिर मोनोमियल और मोनोमियल और पॉलिनोमियल में बदल जाता। देखो ये मोनोमियल और पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल और पॉलिनोमियल्स। तो इस तरीके से आप जो है, हम जो है कितने भी पद के एक्सप्रेशंस का गुणा किसी भी पद के एक्सप्रेशन से कर पाएंगे। इसके बाद अब जब ये जानकारी आ जाएगी तो आप जो है एक्सरसाइज 9.4 पर जा पाएंगे, और यहाँ पर जो है पहला सवाल आप देखें 9.4 में प्रश्नावली के, तो लिखा है मल्टीप्लाई द
मल्टीप्लाइंग द बाइनोमियल, जैसे 2x धन 5 का गुणा 4x माइनस 3 से करना है, तो फिर ये 2x का पहले कोष्टक से गुणा होगा, फिर 5 का कोष्टक से गुणा होगा, जैसा भी अपन ने किया। इसी तरीके से सारे सवाल हैं, यहाँ पर भी बाइनोमियल का गुणा है, सारे क्वेश्चन उसी तरीके के हैं। एक क्वेश्चन जिसमें कि ट्राइनोमियल का ट्राइनोमियल से गुणा है, तो उसको थोड़ा एक बार अपन देख लेते हैं, वो भी आपके लिए यहाँ पर सॉल्व एग्जांपल्स के तौर पर इसको देख लेते हैं। जैसे कि 9.4 का एक क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, ये दोनों एक्सप्रेशन है, तो ये ट्राइनोमियल का ट्राइनोमियल से गुणा। तो मैंने आपसे बात की है कि जब हमें दो कोष्टकों का गुणा करना, तो पहले कोष्टक की पहली पद का कोष्टक से गुणा, फिर दूसरी पद का कोष्टक से गुणा, और तीसरी पद का कोष्टक से गुणा आएगा। तो फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट इज ए, तो ए इंटू ए प्लस बी माइनस सी प्लस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। और अब ये मोनोमियल का जो है पॉलिनोमियल से गुणा के जैसे होगा। तो a इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी ए बी, ए इंटू सी बट प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया, तो माइनस ए सी आ गया। फिर बी ए आया, बी इंटू बी, बी स्क्वायर घातांक के नियम से इनकी घातें जुड़ गई, तो बी स्क्वायर हो गया। अब प्लस बी और माइनस सी मिलके माइनस बी सी हो गया। फिर बाद में सी इंटू ए सी ए, और सी इंटू बी सी बी, और प्लस इंटू माइनस माइनस, और सी इंटू सी स्क्वायर। तो अब इसमें से कुछ पदें कैंसिल हो जा रही हैं, जैसे कि जब देखो सेम लाइन मारी है मैंने, ये ए सी नेगेटिव है और ये ए सी सी ए और ए सी, क्योंकि आप जानते हैं कि गुणा की क्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, मतलब 3 चौके 12 भी होता है और 4 तिया भी 12 होता है, तो गुणा का नियम क्रम विनिमय का नियम का पालन करती है, इसलिए ए सी और सी एक ही चीज है, एक कट गया। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास में जो है ए बी और ये ए बी सेम टर्म है, तो वो जुड़ गई हैं, ए बी और ए बी, 2ab इसी से आया है, और बी सी प्लस वाला और माइनस वाला बी सी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में क्या आया, ए स्क्वायर बचा, ये ए बी और ए बी जुड़ के यहाँ 2ab हो गया है, और ये बी स्क्वायर है, और ये माइनस सी स्क्वायर। सो फाइनली वी गॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरीके से अब आप प्रश्नावली 9.4 के सारे सवाल को हल कर पाएंगे। आज हम इसके बाद में एक और बिंदु पर चर्चा करेंगे, आइडेंटिटी, सर्व समीकरण, और ये जानेंगे कि सर्व समीकरण कुछ स्टैंडर्ड सर्व समीकरण जिनको विशेष रूप से हमें याद रखना होगा, और उन सर्व समीकरण किस तरीके से जो है समीकरण से भिन्न है, उस पर भी चर्चा करेंगे। अब उसको सर्व समीकरण को समझने के लिए आप एक उदाहरण लें, जैसे कि आपको अब मालूम हो गया कि अगर ये एक कोष्टक है, ये कोष्टक है, दोनों में दो पदी हैं, a प्लस 1 का अगर हम a प्लस 2 से गुणा करते हैं, तो आप जानते हैं कि a इंटू ए स्क्वायर होगा, फिर यहाँ इसका गुणा होगा 2a, है ना, फिर इसका इसके साथ गुणा हुआ तो 1a, तो वो 2a और 1a जुड़ के 3a हो जाएगा, और 1 इंटू 2 हो जाएगा। तो जब आप इसका गुणा करेंगे, देखिए ये है ना, अच्छा ये नंबर लेके बताया, तो हमने देखा कि a प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 का गुणा a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2 आता है। a का a से गुणा, पहले a का a प्लस 2 से गुणा हुआ, तो a स्क्वायर प्लस 2a आया, ध्यान रखना कि 2a आया है, फिर a का 1 से गुणा a आया, तो वो 2a और ये 1a मिलके 3a, वो ये है, और a स्क्वायर ये है, और फिर 1 इंटू 2 का 2 हो गया। तो अब इसमें अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर a बराबर 10 रख दें, तो ये 10 धन 1 और ये 10 धन 2, 10 धन 1 और 10 धन 2 का गुणा मतलब 10 धन 1 यानी 11, 10 धन 2 मतलब 12, तो 11 का 12 से गुणा 132 आता है। राइट हैंड साइड में देखें, अगर हम वही मान रखते हैं, a स्क्वायर है तो हमारा a की जगह 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 3a मतलब 3 इंटू 10 प्लस 2, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और 3 इंटू 30, और ये हो गया 2 तो 32, तो 132 दोनों साइड। तो ये जो है एक्सप्रेशंस जिसमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड न केवल a बराबर 10 बल्कि किसी भी a के किसी मान के लिए हमेशा जो है समान उत्तर प्राप्त होंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आएगी। तो यही ऐसी मींस एनी एक्सप्रेशन और ऐसी इक्वालिटी, बराबरी, ऐसी इक्वालिटी विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, ऐसी है ना, ये लिखा है मैंने, सच एन इक्वालिटी ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड आइडेंटिटी। ऐसी समानता जिसमें कि वेरिएबल के सभी मानों के लिए सत्य हो, तो वो हमारी सर्व समीकरण कहलाती है, आइडेंटिटी कहलाती है। अब यहाँ और आइडेंटिटी जो है समीकरण से कैसे भिन्न है, क्योंकि कोई समीकरण जो है किसी एक मान के लिए ही सत्य होता है। जैसे मैं लिखूं कि x प्लस 2 बराबर 11,
x प्लस 2 बराबर 11। तो ये मान 2 को उस साइड जब 11 से माइनस करोगे तो 9 आ जाएगा। तो x प्लस 2 बराबर 11 केवल x बराबर 9 के लिए सत्य है, और बाकी कोई x की आप वैल्यू लेंगे तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि x के दूसरा मान रखने पर 11 के बराबर नहीं आएगा। तो ये समीकरण है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन द इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। ये मौलिक अंतर है सर्वसमीका और समीकरण में। समीकरण में वेरिएबल किसी एक या एक से अधिक मान हो सकते हैं, क्योंकि जब आगे की क्लास में आप वर्ग समीकरण पढ़ेंगे तो उसके 2 उत्तर आएंगे, पर एक निश्चित मतलब सीमित संख्या में होता है उनका उत्तर। जितनी घात होती है समीकरण की उतने घात के आंसर मिलते हैं, वो हम आगे की चर्चा में करेंगे। मगर आपके लेवल पे आप कह सकते हैं कि समीकरण जो है x के कुछ निश्चित मानों के लिए ही सत्य होता है, जबकि सर्वसमीका x के सभी मानों के लिए सत्य होती है। आज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सर्वसमीका है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो 3-4 सर्वसमीका हैं, और इन्हें आप समझ लीजिए, क्योंकि कक्षा 10वीं में जब आप वर्ग समीकरण पढ़ेंगे तो गुणांक को उनके फैक्टराइजेशंस करने में जिसका आपको इसमें सुविधा होगी। मैंने आपके लिए लिखा था, an equation is true for only certain value of the variables in it. It is not true for all the values of the variable. मतलब समीकरण जो होता है कुछ विशेष x के मानों के लिए ही सत्य होता है, x के सभी मानों की संभावित मानों के लिए वो सत्य नहीं होता है। x की चाहे जो वैल्यू रख दो आप, वो समीकरण सत्य हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब हम मान लीजिए कि a प्लस बी का गुणा a प्लस बी से करना चाहते हैं। तो ये फिर से वही है, जैसे दो पदी का दो पदी से गुणा, पहले पद पहली कोष्टक के पहले पद का पूरे कोष्टक से गुणा। तो a का a प्लस बी से गुणा, फिर धन बी का कोष्टक के साथ गुणा, धन बी का कोष्टक के साथ गुणा। अब ये मोनो का 22 जैसे हो गया, a इंटू ए ये आ गया, प्लस a इंटू बी आ गया, प्लस b इंटू ए आ गया, प्लस b इंटू बी आ गया। अब यहाँ पर घातांक के नियम से इनकी घातें जुड़ गई, एक और एक मिलकर 2, तो एक की घात 2 हो गई, ए बी आ गया। यहाँ मैंने आपसे चर्चा की थी कि गणित में जो है गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम सत्य है। क्रम का विनिमय मतलब क्रम बदल जाए, 3 चौके 12, 4 3 12, 6 चौके 24, 4 सिंह 24, यानी 4 का पढ़ा 6 बार पढ़ो, चाहे 6 का पढ़ा 4 बार पढ़ो। तो इसलिए a गुणा बी या b गुणा a ही होगा, इसलिए b को फिर से a b लिख दिया, b और b मिलके b की घात 2 हो गई। तो हमारे पास में ए बी और ए बी अब लाइक टर्म है, ये देख लीजिए, क्योंकि दोनों में एक ही जैसी है ए बी और ए बी, तो जुड़ गए तो 2ab हो गए। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमको अब इसमें भी एक चीज और देखें कि a प्लस बी कोष्टक है और a प्लस बी कोष्टक है, तो इसमें घात इसकी इस कोष्टक की घात कितनी मानी जाएगी? कोष्टक की घात 1 मानी जाएगी, यहाँ भी कोष्टक की घात मानी जाएगी। तो ये फिर से यहाँ पर इंडिसिस लॉ लग जाएगा, तो हम चाहें तो इसको a प्लस बी की घात 2 लिख सकते हैं, वो यहाँ लिख दिएगा। तो हमारे पास में आ गया a प्लस बी की घात 2 बराबर a स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का स्क्वायर वर्ग, है ना। तो आप जानते हैं कि वर्ग कैसी राशि होती है जिसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, तो ये भुजा का वर्ग जैसे, तो a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से ये एक आइडेंटिटी है जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटी कहलाती है, शामिल होगी पहली सर्वसमीका। दूसरी बात हम फिर देखेंगे, और फिर इसके बाद में हम इन सर्वसमीका पर आधारित कुछ सवाल भी करेंगे जो हमको हमारी गणना को, कैलकुलेशन को इजी बनाते हैं। दूसरा आइडेंटिटी है, यहाँ पर एक बार प्लस हो गया एक बार माइनस हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फिर से वही कोष्टक, पहले कोष्टक की पहली पद का पूरे कोष्टक से गुणा, a का कोष्टक से गुणा, a माइनस बी से, धन b के साथ में a माइनस बी का गुणा। अब कोष्टक खुलेगा तो a इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा जो यहाँ पर रहेगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो माइनस ए बी आ गया, फिर b इंटू ए बी ए आ गया, और प्लस माइनस माइनस, और b इंटू बी बी स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से वही कि धन ए बी और ऋण ए बी कैंसिल हो गए, क्योंकि ए बी और बी एक ही चीज है, जहाँ पर जो इसको सब सही क्रम में लिख दिया, कैंसिल हो गए, तो आपको क्या मिला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अपने पास सेकंड आइडेंटिटी आ गई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान रखिए, अब ये आइडेंटिटी में ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों अलग हैं, एक बार धन एक बार ऋण है। वहां जब हमने किया था तो वहां पर दोनों ही प्लस चिन्ह थे, इसलिए कोष्टक में वो जुड़ के घात 2 हो गई थी, जबकि यहाँ पर हमारे पास में एक बार पॉजिटिव साइन है और एक बार नेगेटिव साइन है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। तीसरी आइडेंटिटी पहली आइडेंटिटी के बिल्कुल समान चलती है, केवल अंतर यहाँ पे, जहां पर दोनों बार प्लस चिन्ह था तो यहाँ पर दोनों बार माइनस साइन आ गया, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो फिर से वही पहले पद के पहले कोष्टक की पहले पद का
दूसरे कोष्टक से गुणा, a का a माइनस b से गुणा, माइनस b का a माइनस b से गुणा। अब फिर से कोष्टक खोला तो a इंटू a प्लस इंटू माइनस माइनस ए बी, माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन में आप जानते हैं ना, तो b इंटू ए बी ए हो गया और माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, तो b इंटू बी ये आ गया। अब a इंटू ए घातांक के नियम से a की घात 2 हो गई। अब यहाँ फिर से ये क्रम विनिमय का नियम का लग गया, ये माइनस ए बी ये है, बी ए को हम फिर से माइनस ए बी लिख सकते हैं और बी की घात बी स्क्वायर हो गई। तो ये ऋण ए बी और ऋण ए बी है ना, दोनों जुड़ गए, है ना। दो जगह से आपने सामान खरीदा मान लीजिए, तो आपका खर्चा दोनों जगह का कुल खर्चा होगा और कुल जो होगा वो खर्चा से बताया जाएगा। तो एक ए बी गया, एक ए बी गया और तो टोटल 2 ए बी चलेगा। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। तो हमारे पास में आएगा ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब फिर से वही पहली बात की ए माइनस बी और ए माइनस बी समान कोष्टक हैं दोनों में, तो इनकी घात जुड़ जाएगी। तो ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए माइनस बी की घात 2 बराबर ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द थर्ड ना आइडेंटिटी, ठीक है। इसके बाद एक और आइडेंटिटी हम चर्चा करेंगे, इसका बहुत ज्यादा विस्तार नहीं है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कक्षा 10वीं के बहुत सारे सवाल उन तीनों पर तो आते ही हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आइडेंटिटी है जिसको हम यहाँ देखेंगे। अब क्या हुआ कि x प्लस ए और x प्लस बी, आप देखें अभी तक आपके साथ में यहाँ कोष्टक की टर्म्स एक जैसी थी, सिर्फ चिन्ह बदल रहे थे। या तो यहाँ पर दोनों बार धन आया या दोनों बार ऋण आया, एक बार धन एक बार ऋण आया, मगर अब यहाँ पे दोनों बार धन चिन्ह तो है, यहाँ ए है तो यहाँ बी है और यहाँ एक टर्म एक जैसी है x के लिए, तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, परंतु कायदा वही रहेगा। पहली टर्म के पहले पद पहले कोष्टक की पहली टर्म पूरे कोष्टक से गुणा होगी, फिर पहले कोष्टक की दूसरी टर्म का कोष्टक से गुणा, तो ये आएगा x का x प्लस बी से गुणा, फिर प्लस a का x प्लस बी से गुणा। अब x का x प्लस बी से जब गुणा हुआ तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हुआ, फिर ये x भी आ गया, ठीक है। फिर a इंटू एक्स ए एक्स, ये सब एक्सप्रेशन है। देखो a गुना x क्या आएगा हमें मालूम नहीं, तो हम उसको साथ साथ लिख के व्यक्त करते, तो सब ये एग्जाम्पल है एक्सप्रेशन के, है ना, ठीक है। फिर प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, a इंटू बी ए भी आ गया, ठीक है। हम क्या देखते हैं कि यहाँ दोनों में x है, तो हम उसको कॉमन ले लेते, उभयनिष्ठ लेते हैं, इन्हें कोष्टक के बाहर लिख लेते हैं और बाकी बचे को कोष्टक के अंदर। तो हमारे पास में आ जाता है एक्स स्क्वायर, ये x यहाँ से बाहर ले लिया, यहाँ b प्लस ए बचा कोष्टक के अंदर। जब आप कोष्टक खोलोगे तो फिर से वही प्राप्त हो जाएगा ना, x का b से गुणा ये जाएगा और x का 1 गुणा आ जाएगा। तो हमने सहूलियत के लिए इस तरीके से लिख दिया, ये a भी हो गया। अब b प्लस ए बराबर वही है a प्लस बी, है ना। परंतु ये याद रखना कि योग में क्रम विनिमय का नियम हमेशा नहीं होता, जैसे कि अगर ये नेगेटिव होता तो अलग बात हो जाती है, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। तो ये a प्लस बी आ गया, ठीक है। योग के लिए क्रम विनिमय का नियम सत्य है, परंतु ऋणात्मक के लिए नहीं, यानी कहने का मतलब ये है। तो आप समझ जाए a प्लस बी को हम b प्लस ए या b प्लस ए को a प्लस बी लिख सकते हैं। तो हमारे पास में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इन ब्रैकेट a प्लस बी प्लस ए बी। सो दिस इज, अब यहाँ पर हम फिर से बात ध्यान दे दें, कोई घात 2 नहीं होगी कि ये x प्लस ए है, ये x प्लस बी है। x भर सेम है, साइन सेम है, और द सेकंड टर्म्स ऑफ बोथ द ब्रैकेट्स इज डिफरेंट। तो हमारे पास में आ गया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इन ब्रैकेट a प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है। अब जो इन आइडेंटिटी का एप्लीकेशन का उपयोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। मान लीजिए कि आपको 501 का गुणा 502 में करना है, ठीक है। तो देखिए 501 गुणा 502 निकालना, 501 को अपन लिख देंगे 500 धन 1 और गुणा का चिन्ह लगाया ये कोष्टक में, और 502 को लिख दिया 500 धन 2। तो ये इस आइडेंटिटी में चले गया। देखो x की जगह यहाँ 500 है, जैसे दोनों जगह x थे तो यहाँ दोनों जगह 500 है। a और b अलग थे तो ये a आ गया, ये b आ गया, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं आप कि x 500 प्लस 1 500 प्लस 2, तो यह क्या उत्तर क्या आ रहा था, x स्क्वायर। तो x की जगह हमारे पास क्या है 500, तो 500 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के बाहर 500, क्योंकि x है, x की जगह हमारे पास 500 है। फिर a और b का जोड़, तो 1 प्लस 2 का जोड़, फिर प्लस ए बी का गुणा, तो 1 इंटू 2 का गुणा। तो 500 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएंगे। आप जानते हैं वर्ग पे हमने चर्चा कर ली थी, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार लाख, है ना, तो 2,50,000 आ गया 500 में। और 500 गुणा 3 ये जोड़ के धन 2 गुणा 1 2 ही आ गया, तो 5 दिया 1500, तो 2,50,000 1500 और 2 को जोड़ेंगे तो आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार लाख 2,51,502। वैसे गुणा करना मुश्किल हो जाता है, पर इस तरीके से ये आसान होगा। इस तरीके से इस आइडेंटिटी का उपयोग करके इस तरीके के गुणा हम हमेशा कर लेंगे। दूसरी आइडेंटिटी के उपयोग को देखें हम,
मान लीजिए कि आपको 983 के वर्ग में से 17 का वर्ग घटाना है। 983 के वर्ग में से 17 का वर्ग घटाना है। तो हम जानते हैं कि अगर दो बीजीय एक्सप्रेशंस पद हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो वो ए प्लस बी माइनस बी के गुणा के बराबर होती हैं। तो हम इसको इस आइडेंटिटी का यहाँ उपयोग करेंगे। ए स्क्वायर ए की जगह अपने पास में 983 है, बी की जगह 17 है, तो वहां पर ए प्लस बी मतलब 983 प्लस 7 यानी 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर हो जाएगा। 983 प्लस 17 983 माइनस 17 प्लस 17 करने में 7 और 3 10 के शून्य हाशलाई 1 1 हाशलाई यहाँ 2 2 और 8 10 आ गया और 9 और 1 10 तो 1000 हो गया। और 3 में के माने 13 13 में से 7 गया 6 यहाँ बचा 7 7 में से 1 गया 6 तो 966 आ गया। अब 1000 या आप जानते हैं ये गुणा करना बहुत आसान है। 966 के बाद 3 जीरो लिख दीजिए। तो इस तरीके से अगर इसको आप 983 into 983 करते फिर 17 into 17 करते फिर उसको सेपरेट करते तो it will take a time. So this is what we have make use of the identity a square minus b square in finding the square of 983 square minus 17 square. मतलब कि 983 के वर्ग में से 17 के वर्ग को घटाने के लिए हमने a वर्ग माइनस b वर्ग की आइडेंटिटी का उपयोग कर लिया। ठीक है, एक सवाल और, ये सारे सवाल आपको आपकी प्रश्नावली 9.4 हो या 9.5 जो भी है आखिरी में मिल जाएंगे। यस 9.5 प्रश्नावली भी है आपके पास में और उसमें ये सवाल मिल जाएंगे। 194 का गुणा करना है 206। ध्यान रखिए कि सब गणित में बहुत सिमिलरिटी चलती है, मतलब व्यवस्थित कार्यक्रम। तो ये देखें 200 से 6 कम है जबकि ये 200 से 6 ज्यादा है ना। 200 में 6 कम है 194, तो अपन इसको लिख सकते हैं 200 ऋण 6 और इसको लिख सकते हैं 200 धन 6। तब ये a माइनस बी और a प्लस बी के जैसे बन गए। देखो ये b है तो यहाँ भी b वही है, ये a है तो ये है और एक बार धन ऋण, तो इसका हो जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a का 200 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर 2 का वर्ग करो 4 जीरो लगा दो, सीधी सी बात है जैसा हम जानते हो। 6 36 तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 40,000 में से 36 घटाएंगे तो आपके पास में 3 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 39,964। इस तरीके से इन आइडेंटिटी का उपयोग करना और यही सब आइडेंटिटी 102 का वर्ग, 102 के वर्ग को हम 100 धन 2 का वर्ग लिख सकते हैं। 102 को हम 100 धन 2 लिख सकते हैं, तो घात 2 यही है। 102 की जगह हमने 100 धन 2 लिख दिया। अब हमारे पास सूत्र आ गया a प्लस बी का वर्ग, तो ये आ गया a का वर्ग धन 2 102 को हमने 100 धन 2 लिखा, वर्ग है तो 100 धन 2 का वर्ग। अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर होता है। तो अब हम 100 धन 2 के वर्ग पर सूत्र लगाएंगे। a की जगह सब जगह 100 लिख दीजिए, b की जगह 2 लिख दीजिए। a स्क्वायर तो 100 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 100 b की जगह 2 और ये 2 का वर्ग। 100 का वर्ग करना हम जानते हैं 4 जीरो आ जाएंगे, है ना। आपने पढ़ा है वर्ग में कि संख्या हमेशा डबल हो जाएगी जीरो की, है ना। तो यहाँ पर 4 होगा, 1 आ गया। फिर 2 दूनी 4 गुणा 100 400 और 2 का वर्ग 400 तो 404, तो कितना हो गया 10,404। ठीक है, इसी तरीके से आप इसे 103 धन 104 का गुणा ये आपके लिए है, जिसमें कि 100 धन 3 और 100 धन 4 तो x प्लस ए और x प्लस बी वाली आइडेंटिटी आ जाएगी। 100 का वर्ग जैसा ये देखो, है ना, x की जगह क्या हो गया 100 और a की जगह क्या है 3, b की जगह 4, तो इसी सब जगह a की जगह 3, b की जगह 4 और x की जगह 100 लिखते जाइए। तो 100 का वर्ग धन 100 3 धन 4 गुणा 3 गुणा 4 आएगा यहाँ पर। बेटा यह 3 गुणा 4 आएगा, है ना, गलत लिख गया है, समझ जाए, यहाँ पर ए बी आएगा। ठीक है, अब 100 का वर्ग कितना हुआ 4 जीरो, 3 और 4 7, 700 हो गया, 3 चौके 12 तो 712 तो 10,712। ये सारे सवाल आपके प्रश्नावली में मिल जाएंगे। फाइनली हम चैप्टर को समअप करें उसके पहले हम देखना चाहेंगे कि हमने क्या सीखा। ठीक है, तो थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा। हमने सीखा एक्सप्रेशंस आर फॉर्म्ड बाय
वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। मतलब बीजीय व्यंजक जो है किससे बनता है? आपके चर और अचर से। चर और अचर का आप जानते हैं कि जो वेरिएबल्स उनको हमने जिनका मान स्थिर नहीं होता है, चलायमान है, तो चर। और अचर 3 की वैल्यू हमेशा 3, 5 की 5, 5 का नोट की वैल्यू पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाओ 5 ही रहेगी। दैट इज व्हाट इट इज हियर नाउ। फिर हमने पढ़ा कि टर्म्स को मैंने पदों का जोड़ना घटाना कैसे करते हैं? हम जब किसी एक्सप्रेशंस में ये एक्सप्रेशंस का योग करते हैं, चाहे टर्मों का योग करा जाए, तो समान पदें आपस में जुड़ते घटते हैं। और जब उन पदों को जोड़ा या घटाया जाता है, तो वास्तव में उनके गुणांकों को जोड़ा या घटाया जाता है। गुणा और भाग की स्थिति में भी यही बात होती है, गुणांकों का जोड़ घटाना होता है। और अगर समान पद हैं, तो वहाँ पर जो है इंडिसेस लॉ, मतलब कि आपका घातांक का नियम लग जाता है और समान पदें सम बीजीय अलजेब्रिक नंबर वो जुड़ जाते हैं और उनकी घातें बढ़ जाती हैं। फिर हमने समान पद, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स देखा। लाइक टर्म्स क्या था कि ऐसे पद जिनके गुणांक कोएफिशिएंट अलग हों पर उनके अलजेब्रिक नंबर जो है एवरेज अलजेब्रिक नंबर्स उनके सेम हो। मतलब बीजीय व्यंजक में जब हमारे पास सारे या तो सारे एक्स हो या सारे वाई हो या सारे एक्स स्क्वायर हो सारे वाई स्क्वायर हो, तो वो हमारे पास में हो जाएगा। और इसके बाद में अगर किसी एक पदी का गुणा एक पदी से हो या किसी एक पदी का घटाना एक पदी से हो, जोड़ हो या भाग हो, उत्तर एक पदी आएगा। दो एक पदी का गुणा भी एक पदी ही होगा, दो एक पदी का जोड़ भी एक पदी होगा और दो एक पदी का घटाना भी वही होगा। ठीक है? तो ए मोनोमियल मल्टीप्लाई बाय मोनोमियल गिव्स अ मोनोमियल, है ना? और सेम इज द केस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी। फिर ये चर्चा हम कर चुके हैं कि जब हम किसी बीजीय व्यंजक को या किसी पदों को जोड़ते हैं, तो समान पदों में उनके गुणांकों का जोड़ घटाना होता है। ठीक है? इसके बाद में एक पॉइंट और है कि व्हेन अ मोनोमियल इज मल्टीप्लाइड बाय अ पॉलिनोमियल्स, वी मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स बाय द मोनोमियल। मतलब जब हम एक पदी को बहुपद से गुणा करते हैं, तो वो एक पद बहुपद के सभी पदों से गुणा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ए का गुणा बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ से करना है, पुस्तक में है, तो ए का गुणा बी से भी होगा, सी से भी होगा, डी से भी होगा, ई से भी होगा, एफ से भी होगा। मीन्स इफ वी हैव टू मल्टीप्लाई अ मोनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल्स, सो दैट मोनोमियल विल मल्टीप्लाई विद एवरी टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स। वो बहुपद के प्रत्येक पद से गुणा होगा। फिर हमने आइडेंटिटी और इक्वेशंस, है ना, पर अंतर जाना। मतलब सर्वसमीका और समीकरण के बीच के अंतर को जाना। सर्वसमीका जो है वेरिएबल्स के सभी मानों के लिए सत्य होती है, जबकि समीकरण कुछ विशिष्ट मानों के लिए जो है सत्य होता है। और फिर हमने 4 आइडेंटिटी देखी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और फाइनली लास्ट हमारी आइडेंटिटी थी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इन ब्रैकेट ए प्लस बी, और इस पर आधारित सवाल हमने किए। आप अब इसके बाद अध्याय 9 को कर पाने में सफल होंगे। तो अगली क्लास में फिर मिलेंगे बेटा। थैंक यू।